सेमेस्टर 4 के इंग्लिश थ्रू लिटरेचर का पेपर सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पर आए हो। सो लेट मी टेल यू, आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर किसी ने इस सब्जेक्ट का PYQ सॉल्यूशन नहीं बनाया है, बिल्कुल नहीं बनाया। ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ना गाइडेंस। लेकिन अब तक जो इम्पॉसिबल था वो मैं लेकर आ गई हूँ। सेमेस्टर 4 के PYQ का पहला कंप्लीट सॉल्यूशन, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस सेमेस्टर में पास नहीं, टॉप करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में जो क्वेश्चंस, जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, मैंने उसको बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है। सो सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि आगे हर पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा यहीं। लेट्स बिगिन विद द मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सेमेस्टर 4 का PYQ सॉल्यूशन। सो ये पेपर की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, पेपर का कोड वगैरह है, आप इसको ध्यान से देख लें। ये हमारा टोटल 3 घंटे का पेपर होता है और ये 90 मार्क्स का। सो ये सोल, रेगुलर और NC वेब, सब जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट है। सो इसके अंदर कुछ आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, वो आपको फॉलो करनी है। चलिए मैं कुछ बता देती हूँ। इस पेपर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मतलब जो आता है पेपर वो 2 पार्ट्स में आता है, पार्ट A एंड पार्ट B, जिसमें से आपको दोनों में से 3-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। जो पार्ट A के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं, और जो पार्ट B का जो सारा क्वेश्चन होता है वो 20 मार्क्स ईच होता है। सो इसमें पैसेज आता है, पैसेज के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो उनके ऊपर बेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पैसेज। सो हमारा फर्स्ट पैसेज है, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो वलेरिया सिर्फ 20 साल की थी। वो एक फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहती थी, लेकिन बॉम्ब गिरते ही उसे अपने मम्मी पापा के साथ बेसमेंट में छुपना पड़ा। डर और टेंशन के बीच उसने अपना ध्यान बटाने के लिए टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू किया। कॉफ़ी बनाना, खाना पकाना और बाहर के सीन्स दिखाना, सब कुछ एक फ़नी अंदाज में। तो ये सब इस लड़की ने शुरू कर दिया था अपना ध्यान बटाने के लिए। आगे देखते हैं। उसके वीडियो वायरल हो गया। जब उसने बनाना शुरू किया तो क्या हुआ, उसका जो वीडियोस था वो वायरल होने लगा। लोग उसके ह्यूमर से जुड़ गए। एक फिल्म मेकर नाइस कोला फैग ने उसके वीडियो को देखकर डॉक्यूमेंट्री बनाई, फॉलोइंग वलेरिया। वलेरिया ने यूरोप के सिटीज़ जैसे कि बर्लिन, मिलान ने और जो न्यूरेबर्ग में टेम्प्रेरी होम्स बनाए और टिकटॉक पे अपना सफ़र दिखाती रही। ये सब काम वो करती रही। कौन? हमारी वलेरिया। आगे देखते हैं। वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं थी, उसने अपने सोशल मीडिया से लोगों को डोनेट करवाया, अपने अंकल की मदद की जो इंजर्ड हो गए थे, और दुनिया तक सच्चाई पहुंचाई। उसने कहा, लोग मुझे यूज़ कर रहे हैं द क्लिक्स के लिए, पर मैं भी उन्हें यूज़ कर रही हूँ सच बोलने के लिए। एक वक्त आया जब वो ट्रोल हो गई कि वो क्या कर रही है, जंग का यूज़ करके पॉपुलर हो रही, तो लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया। तो उसने क्या किया, एक रिप्लाई, बहुत ही ख़तरनाक सा उसने रिप्लाई दिया, काश ये वॉर होती ही नहीं। उसकी फेवरेट जो हिस्टोरिकल जगह है उसके बारे में भी उसने इस पैसेज के अंदर बताया है। उसकी जो फेवरेट हिस्टोरिकल फिगर है वो है मार्गरेट थैचर, एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस वुमेन। आज भी वलेरिया यूक्रेन में है और अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रही है। सो ये हमारा पैसेज पूरा हो गया है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसके अंदर, जैसे पार्ट A है। अब पार्ट A के अंदर आंसर एनी 3 क्वेश्चन अराउंड 250 to 300 वर्ड्स। अब इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट पैसेज से रिलेटेड होता है, और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट पैसेज से रिलेटेड है, एंड थर्ड और फोर्थ हमारा सेकंड पैसेज से, और जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो बेस होता है हमारा थर्ड पैसेज से। सो हमने अपना फर्स्ट जो पैसेज जो वो पूरा कर लिया है। अब कैसा क्वेश्चन आया है यहाँ पे देखिए, हाउ डिड वलेरिया कोप विद द वॉर्म टॉर्न सिचुएशन। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डिड शी क्रिएट ड्यूरिंग द सीज। अभी हमने देखा था कैसे उसने वो कंटेंट बनाया था खाना पकाने की। वॉर के अंदर हम फंस गए तो जब बॉम्बिंग हो रही तो उसने ध्यान भटकाने के लिए टिकटॉक बनाया था, ये हमने भी पीछे देखा था। उसी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉपिंग विद द वॉर
टॉर्न सिचुएशन, उसने कैसे कोप किया, मतलब किस तरीके से वो उसने खुद को ढाला वॉर सिचुएशन के अंदर। टेकिंग शेल्टर ड्यूरिंग द बॉम्ब, जब बॉम्ब फेंक रहे थे तो उसने क्या शेल्टर वगैरह ढूंढ लिया। यूजिंग क्रिएटिविटी एज अ इमोशनल एस्केप, अब उसने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ की ताकि थोड़ा वो इमोशनली बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट है एम्बेरसिंग डार्क ह्यूमर एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, अब उसने क्या किया है, अब जो वलेरिया थी उसने अपने ह्यूमर का यूज़ किया और लोगों को खुद से कनेक्ट कर दिया इस चीज़ से, ताकि जो लोग भी वो जितने भी लोग इस वॉर में फंसे हैं उनका ध्यान भी थोड़ा ठीक हो जाए, वो बैलेंस हो जाए इमोशनली। नेक्स्ट है फाइंडिंग स्ट्रेंथ थ्रू सोशल मीडिया इंगेजमेंट, उसने क्या है 20 मिलियन व्यूज़ इन 3 डेज़ में उसने गेन कर लिया था और उसको एक पावर मिल गई थी, इमोशनल उसका स्ट्रेंथ बन गया था और लोग उससे काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, अटेंशन दे रहे थे, व्यूअर इंक्रीज़ हो रहा था, वर्ल्ड वाइड लोग उसे देख रहे थे। हर ग्रोइंग ऑनलाइन प्रेजेंस गेव हर सेंस ऑफ पर्पस, उसको उसका पर्पस मिल गया। ये हमने फर्स्ट पार्ट जो था उसको पूरा कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शी मेक्ड, सो कंटेंट कौन कौन से थे उसको, जैसे कि बॉम्ब शेल्टर लाइफस्टाइल, ये जब बॉम्ब हो गिर रहा है ऊपर से तो कैसी लाइफस्टाइल थी उसने उसको अपलोड किया है, लाइक टिकटॉक ट्रेंड के अंदर शोकेसिंग द बिजारे येट रूटीन एलिमेंट, जैसे कुकिंग मील ऑन अ हॉट प्लेट, मेकिंग कॉफ़ी विद अ ब्लोच, और क्या है फिल्मिंग द ruins आउटसाइड हर शेल्टर। इस तरीके के उसने कंटेंट बनाना शुरू किया है। नेक्स्ट क्या कर सकती थी वो, डॉक्यूमेंटिंग फॉर डिस्ट्रक्शन, उसने ये भी किया था। ऑन रेयर टिप्स आउटसाइड शी कैप्चर सीन्स ऑफ डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग, वो जैसे जैसे बॉम्ब जब गिर रहा था, जैसे बाहर तबाही मच रही थी तो उसने उसको भी क्या किया था, कैप्चर किया था, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो उसने उसको भी अपलोड किया था। नेक्स्ट क्या है ह्यूमैनिटेरियन एंड मोटिवेशनल कंटेंट भी उसने बनाया, अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी एंड स्टेयर, ये भी बनाया। और लास्ट में क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको हेडलाइन डालकर अपने आंसर को फ्रेम करना है। आफ्टर दैट क्या कर सकते हो आप, कंक्लूजन डाल के अपने आंसर को फिनिश कर सकते हैं। कंक्लूजन मैंने क्या लिखा है, वलेरिया कॉप विद द ट्रॉमा ऑफ वॉर बाई टर्निंग हर एक्सपीरियंसेस इनटू इम्पैक्टफुल सोशल मीडिया कंटेंट दैट मिक्स ह्यूमर, उसके अंदर ह्यूमर भी था, ट्रूथ भी था एंड कुछ इमोशन भी थे, जिससे क्या है वो लोगों से कनेक्ट हो गई। सो इसी से रिलेटेड अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है क्या है, व्हाट थीम्स इमर्ज इन वलेरियाज स्टोरी एज शी नेविगेट्स द चैलेंजेस ऑफ वॉर एंड डिस्प्लेसमेंट, जब वो इन सब चीज़ों से जूझ रही थी, वॉर के चैलेंजेस से बार बार अपनी जगह शिफ्ट करनी पड़ गई थी, तो उसकी स्टोरी के अंदर आपको बताना है ये सब चीज़ें। इन व्हाट वेज डज वलेरिया एक्सपीरियंस, उसने एक्सपीरियंस चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट, सो इस क्वेश्चन में पहले आपको थीम बतानी है कि किस तरीके की थीम के अंदर उसने ये सब क्रिएट किया है, और नेक्स्ट बताना है कि कौन कौन से चैलेंजेस थे, स्टीरियोटाइप थे और मिसकंसेप्शन थी अबाउट द रिफ्यूजीज़ और जितने माइग्रेंट्स हैं उसके बारे में। सो हम फर्स्ट करेंगे थीम इन वलेरियाज स्टोरीज, उसकी थीम क्या की थी, रिजाइलेंस इन द फेस ऑफ एडवाइजरी, पहला तो थीम ये था, जिसके अंदर क्या है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थीम इन अ पर्सनल रेजिलेंस डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फियर, वो किसकी चीज़ से सराउंडेड थी, मतलब किस किस चीज़ के बीच में रह रही थी, फियर के बीच में रह रही थी। डिस्ट्रैक्शन एंड लॉस वलेरियाज केप्ट क्रिएटिंग कंटेंट, स्टेड एक्टिव एंड फंड वेज टू इमोशनली सर्वाइव द क्राइसिस। इसके बाद हम कौन सा थीम देखेंगे, द रोल ऑफ ह्यूमर एंड अ कॉपिंग मैकेनिज्म, इसका थीम था। इसका नेक्स्ट था द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया का उसने यहाँ इस पैसेज में दिखाया है। आइडेंटिटी एंड सेल्फ एम्पावरमेंट इसमें शो किया था। टेंशन बिटवीन फेम एंड सफरिंग, उसको कहीं कहीं फेम भी मिला था और कहीं कहीं वो ट्रोल हो रही थी जिसके बीच में वो सफरिंग कर रही थी, तो ये भी इसके अंदर दिखाया गया है। सेकेंड पार्ट क्या है, चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड मिसकंसेप्शन, कौन कौन सी थी, ब्रेकिंग द हेल्पलेस रिफ्यूजीज इमेजेस, वलेरिया स्टोरी काउंटर्स द स्टीरियोटाइप दैट रिफ्यूजीज आर पैसिव विक्टिम्स। अब इसमें क्या किया था कि जो रिफ्यूजीज़ वगैरह थे वो पैसिवली क्या विक्टिम्स थे, उसने मतलब कि अपनी वीडियो के थ्रू सच्चाई सामने लेकर आई थी। शी इज़ शोन एज रिसोर्सफुल, proactive and media savvy, raising money, sharing information and influencing international audience। अब वो ऑडियंस को जितने भी इंटरनेशनली जो उसको देख रहे थे तो वो क्या कर रही थी, अपनी सारी सच्चाई को सामने लेकर आई थी, कौन विक्टिम है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें।
यूथ एंड एजेंसी इसके साथ आ गई थी। इमोशनली क्या था, कॉम्प्लेक्स, नॉट वन डायमेंशंस, मतलब अलग अलग डायमेंशंस पे ये काम कर रही थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफ्यूजी आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, अ वॉइस फ्रॉम विद इन, नॉट जस्ट अबाउट, किस किस की वॉइसेस थी, ये सब भी डाल सकते हो। लास्ट में क्या करना है, वो कंक्लूजन ज़रूर से ऐड कर देना है, इससे आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, इसके कंक्लूजन में, वलेरियाज जर्नी इलस्ट्रेट थीम ऑफ स्ट्रेंथ। वो हमें क्या दिखाती है, स्ट्रेंथ की थीम है, आइडेंटिटी है इसके अंदर, एंड अडेप्शन है कि कैसे उसने अडेप्ट कर लिया है अपनी सिचुएशन को, और उसी के थ्रू वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और उसने अपना कितना सक्सेस पा ली अपनी लाइफ में। ये सब चीज़ दिखा रही है हमारी जो पैसेज है। हर स्टोरी पावरफुली चैलेंज द कॉमन लेबल अटैच to refugees and migrants by showing that they can be a creator, leader and individual with voice worth hearing. Through her humor, digital presence and emotional honesty, Valeria redefines what it means to survive war and displacement in 21st century। क्या डिफ़ाइन करता है ये कि जब 21st सेंचुरी में जब वॉर चल रहा है तो हम कैसे सिचुएशन फेस करेंगे। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड थी। सो अब अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वन बाय वन आप सारे वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने पार्ट बी के ऊपर, यानी कि सेकंड पैसेज। सेकंड पैसेज का क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं, सेकंड पैसेज नहीं, फर्स्ट पैसेज का ही है। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर क्या क्वेश्चन आता है हमारा, 6 और 7 बेस्ड ऑन फर्स्ट पैसेज। तो अगर आप पहला पैसेज पढ़ के ही अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके इसी में ही बन जाएंगे। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पैसेज आपको बहुत सही तरीके से पढ़ना है। सो इसमें क्वेश्चन क्या था, 6, इमेजिन यू आर वलेरिया शेशेन्को फ्रॉम पैसेज 1। आप हो हु इज़ नाउ बैक इन यूक्रेन, आप वापस यूक्रेन में आ चुके हैं। राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है 350 वर्ड का, टू अ फ्रेंड रिफ्लेक्टिंग ऑन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लिविंग थ्रू अ वॉर। आपको दिखाना है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा है जब आप एक वॉर में हो, एंड योर क्वेस्ट ऑफ सर्वाइवल एज अ यंग वुमेन एंड अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी। सो ये 20 नंबर का है। सो लेकिन ये 350 वर्ड का ही है। और अगर आप एक फ्रेंड को लिख रहे हैं तो क्या है, ये इनफॉर्मल लेटर है। सो आप इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, डियर सोफिया। उसके बाद मैंने अलग अलग पैसेज के अंदर देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा लेटर फ्रेम कर दिया। आप इन सब लेटर को 1 बाय 1 वर्ड पढ़ें और क्या है, धीरे धीरे इस तरीके के लेटर को लिखने की प्रैक्टिस करें। तो क्या है, हमारा एक लेटर पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में क्या करना है, आपका फ्रेंड है या फिर आपकी फ्रेंड है तो क्या करेंगे, विद लव वलेरिया, आपको ऐसे यहाँ मेंशन कर देना है। अब क्वेश्चन 7 भी क्या था, हमारा पैसेज 1 से रिलेटेड था। तो मैंने जितने भी पैसेज 1 से रिलेटेड क्वेश्चन थे उन सबको इकट्ठे कर दिया। तो पैसेज 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, टॉक अबाउट अ पोर्ट्रेयल of personal trauma and crisis on social media platform. Write a feature article on the use of social media platform as a tool of activism awareness in a time of conflict. 300 to 350 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ये भी 20 नंबर का है। ये भी डिजिटल मीडिया के ऊपर आपको लिखना है कि कैसे उसने, जो वलेरिया थी, उसने कैसे अपने डिजिटल मीडिया के थ्रू अपने फेम को बढ़ाया, रहना सीखा और कॉपिंग कर ली, मतलब अपनी सिचुएशन से। सो इसके अंदर कैसे करना है आपको, देखिए आपको पहले हेडिंग लिखनी है, डिजिटल करेज, द पावर ऑफ सोशल मीडिया इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब वॉर होती है, तो सोशल मीडिया कैसे हमारे वहाँ पे यूज़फुल होती है, ये इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर इस टॉपिक पे ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, अ न्यू एज ऑफ एक्टिविज्म। आप ये न्यू एज है क्योंकि आज के टाइम में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसका यूज़ कर कर आप काफ़ी अवेयरनेस फैला सकते हैं। द वॉइस फ्रॉम द बेसमेंट, वलेरिया शेशनोक्स जर्नी। अब ये क्या, बेसमेंट पे रहने के बाद उसने अपनी वॉइस उठाई। अब बेसमेंट में हम कोई देख पाते, उसको नहीं देख पाते ना, लेकिन जब उसने सोशल मीडिया का यूज़ किया है तभी तो दुनिया भर के लोग उसको देख रहे हैं। सो आपको इस तरीके से बताना है इसमें कि 20 मिलियन व्यूज़ उसने विद इन 3 डे कंप्लीट कर लिया था और काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। ये सब सोशल मीडिया एज अ टूल ऑफ अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट।
क्या है सोशल मीडिया, कैसे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आंसर की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। हर एक्सपीरियंस शोज़ हाउ सोशल मीडिया कैन। अब जो पूरे पैसेज में देखा है तो सोशल मीडिया क्या कर सकता है ये हमने देख लिया है। ह्यूमनाइज कॉन्फ्लिक्ट बाय शोइंग रियल फेसेस एंड वॉइस बिहाइंड हेडलाइन। मोबिलाइज सपोर्ट बाय स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन क्विकली। हम कैसे सपोर्ट पा सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करके। एम्पावर एंड डिस्प्लेसमेंट बाय गिविंग द कंट्रोल ऑफ ओवर देयर नरेटिव, चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड मेन स्ट्रीम नरेटिव्स। मतलब इन सब चीज़ों को भी इसने क्या किया, फेस किया था। एट दी एंड आप क्या करेंगे, कंक्लूज़न लिख देंगे और हमारा फर्स्ट पैसेज का पूरे जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे 4 क्वेश्चन, फाइनली हमारे 4 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम बढ़ेंगे सेकंड पैसेज की ओर। अब सेकंड पैसेज क्या है मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पैसेज जो है हमारा लिया गया है जॉर्ज ओवरवेल के एसे से, जो कि है शूटिंग एन एलिफेंट। यहाँ पे आप ध्यान से धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू कीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ नरेटर जो है, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर है, एक हाथी को गोली मारने के लिए मोरल डिलेमा में क्या है, फंस गया है। उसने देखा कि हाथी शांत है और उसे मारने की ज़रूरत नहीं लग रही, लेकिन जो क्या है 2000 लोगों की भीड़ है उसे देख रही है और उनकी उम्मीद थी कि वो हाथी को गोली मारेगा। मतलब वो चाह रहे थे कि जो ऑफिसर है ना गोली मार दे, जो 2000 भीड़ है। उस वक्त क्या हुआ, नरेटर जो था को समझ आया कि एक टेरेंट बैन पर इंसान अपनी ही आज़ादी खो देता है। वो सिर्फ एक दिखावा बन जाता है जिसे लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता है। भीड़ की सोच उस पर हावी हो गई और उसे गोली चलानी पड़ी, चाहे उसका दिल इस बात के लिए एग्री हुआ या फिर नहीं हुआ। थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ इसकी समरी। अब ये क्या है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। एक अंग्रेज़ अफसर होता है जो जंगल में एक हाथी को गोली मारने जाता है। हाथी शांत होता है पर 2000 लोगों की भीड़ क्या करती है, उसे देख रही होती है। अफसर पर प्रेशर होता है, लोग चाहते हैं कि वो हाथी को गोली मार दे। उस मोमेंट में उसे समझ आता है कि असली जो ताकत होती है वो उसके पास नहीं है, भीड़ के पास है। अंग्रेज़ होकर भी वो एक पपेट की तरह बन गया है जिसे लोगों की सोच चला रही है। ये कहानी एक पावरफुल मैसेज देती है। कभी कभी लोगों की उम्मीदों का प्रेशर जो होता है वो हम पर हो जाता है। हम वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन जो नहीं चाहते वो हमें कभी कभी करना पड़ जाता है। सो ये इसकी समरी थी जो हमारा पैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल पैसेज है। सो अब हमारा जो पैसेज सेकंड है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इससे रिलेटेड है, इस पैसेज से ही। व्हाट रैशनल डज द स्पीकर ऑफर टू नॉट शूट द एलिफेंट। अब इसमें लिखा हुआ है कि अब जो वो उस एलिफेंट को शूट नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या सिचुएशन थी उसके बीच में, क्या दिमाग में चल रहा था, इस तरीके से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। सो पहला हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड कॉन्शियंस। मतलब कि वो ड्यूटी है और कुछ उसका क्या है, उसके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही, करे या ना करे, ये इसके दिमाग में चल रहा है इस ऑफिसर के। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एलिफेंट, ये सब सोच रहा होता है। चेंज इन एलिफेंट्स बिहेवियर, कि कभी कभी हो सकता है अभी शांत बैठा है, बाद में कहीं हमला कर दें तो उसके ऊपर आ जाएगी ना बात कि उसने उसको मारा नहीं। फिर क्या है, मोरल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी उसके अंदर चलता है। कन्फर्मेशन फ्रॉम द लोकल पीपल। लास्ट में क्या करेंगे, हम इसका कंक्लूजन करके आंसर को अपने फिनिश कर देंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पैसेज से रिलेटेड है क्या है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द फर्टिलिटी ऐसे कह सकते हैं, फर्टिलिटी ऑफ द वाइट मैंस डोमिनेशन इन द ईस्ट। मतलब एक तरीके से वो अंग्रेज़ था, उसका डोमिनेट चलता था वहाँ पर, लेकिन ऐसा क्या होगा कि वो एक पपेट बन के रह गया। इस क्वेश्चन का मीन ये है। सो इंट्रोडक्शन करेंगे। अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, उसको क्या रियलाइज़ हो, अभी हम देखा कि उसको रियलाइज़ होता है कि वो तो नहीं चाहता उसको मारना, लेकिन जो 2000 लोगों की भीड़ है जिसके पास असली पावर है वो उसको प्रोवोक कर रही है कि ये करें। इलस्ट्रेशन पावर ये है। लॉस ऑफ
पर्सनल फ्रीडम, उसका जो पर्सनल फ्रीडम है वो लॉस हो रहा है। वियरिंग अ मास्क दैट ग्रोज इनटू द फेस, द एब्सर्डिटी ऑफ कॉलोनियल रूल। ये सब हमें करके इसका आंसर हमें फिनिश कर देना, लास्ट में कंक्लूजन लिख देनी है। अब अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ imperialism. Thus, through this reflection, the speaker powerfully criticized the British Empire's presence in the East. He exposes how colonialism harms not only the oppressed but also oppressor, reducing both to roles in a cruel एंड अ मीनिंगलेस परफॉर्मेंस। सो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश का जो रूल था वो सिर्फ जिसके ऊपर कर रहे वो नहीं, जो रूल कर रहा है उसके ऊपर ही। सो इस तरीके से ये आंसर हमारा हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारे इस पैसेज से रिलेटेड है। इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ रिपोर्टर, कि आप एक रिपोर्टर हो, आपको ऐसा इमेजिन करना है। एंड कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ द नेटिव्स, आपको किसी नेटिव से जो वहाँ पे रहता है उसका क्या करना है, इंटरव्यू करना है। हु हैज़ विटनेस्ड द एंटायर इंसिडेंट, जो क्या है इस पूरे जितना भी इंसिडेंट हुआ है उसका क्या है, एक विटनेस है। टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव ऑन वाई द एलिफेंट मस्ट बी शॉट, राइट अबाउट 20 क्वेश्चन विद अप्रोप्रिएट आंसर, जो कि हमारा 20 मार्क्स का है। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना है। To gain deeper insight into the incident involving the elephant and the British officer, I interviewed a local resident, Mr. थान। आप किसी का भी नाम दे सकते हो, थान हाला, जो भी आपको मन में जो भी नाम आ रहा है कि आपने उसका इंटरव्यू किया है, जो कि who witnessed the entire episode, जो पूरे एपिसोड का क्या है, एक विटनेस है। The responses shed light on the mindset of the native crowd and their expectations are, मतलब इस तरीके से क्या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या क्या हो सकती है इसके अंदर वो बताना है। पहला है रिपोर्टर, रिपोर्टर के लिए आर यूज़ करेंगे और जो वहाँ का जो भी नेटिव है उसका आप नाम लिख सकते हो या फिर नेटिव भी लिख सकते हो। सो आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन पढ़ के आपको एक ब्रीफ देना चाहती हूँ ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सको ईजीली। कुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आवर रीडर्स, मतलब आप क्या खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो आवर रीडर को, जो भी है तो वो बताएगा। फिर माई नेम इज़ थान हाला, आई लिव नियर द राइज पैडीज वेयर द एलिफेंट कॉज्ड डिस्ट्रक्शन, आई वॉज देयर व्हेन द साहिब केम विद द राइफल। अब ये वो बता रहा है कि मैं वहीं पर था और मैं तब तक वहीं पर था जब जो साहिब मतलब जो अंग्रेज़ी ब्रिटिश ऑफिसर वो आया था अपनी गन के साथ। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू हर्ड अबाउट द एलिफेंट। अब उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या है जब उसने एलिफेंट के बारे में सुना था। अब रिपोर्टर पूछ रहा है तो वो क्या बता रहा है जो वहाँ का नेटिव है, वी वर फ्राइटेंड, मतलब थोड़ा डर गए थे। द एलिफेंट हैड ऑलरेडी किल्ड अ मैन एंड डैमेज प्रॉपर्टी, पीपल वर एंशियस फॉर समथिंग टू बी डन। अब जो वहाँ पे जो एलिफेंट है उसने पहले किसी एक इंसान को मार दिया जिसके सबके अंदर दहशत का माहौल है और लोग वैसे ही उससे डरे हुए हैं। तो ये हमारा इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन बनाना है। डिड यू एक्सपेक्ट द साहिब टू शूट द एलिफेंट, क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते थे कि वो कर देगा। तो फिर वहाँ का वो बताएगा येस, व्हेन अ ब्रिटिश ऑफिसर अराइव्स विद अ गन पीपल अज्यूम एक्शन विल बी टेकन। सो इस तरीके से आप देखिए सारा 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है। मैंने पूरे 20 कर दिए हैं। आप इसका स्पीड स्लो करके एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेना और इस तरीके के क्वेश्चन आप बना सकते हो अपने पेपर में। तो लास्ट में आपको कंक्लूजन कर देना है। द इंटरव्यू रिफ्लेक्ट हाउ कॉलोनियल प्रेशर, पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड द illusion of control shaped the tragic outcome. Through the crowd pushed for action, many understood its moral complexity. मतलब जब वो लोग उससे प्रेशर कर रहे थे कि मार दो तो क्या है उसके अंदर एक मॉरल जो कॉन्फ्लिक्ट था उस ऑफिसर के अंदर वो स्टार्ट हो गया था। सो ये हमारा पैसेज जो 3 था 2 था उसके सारे क्वेश्चन हमने डन कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर पैसेज 3। ये हमारा पैसेज 3 है। जल्दी से मैं अब इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये जो पैसेज है हमारा वो है गिविंग अप के ऊपर। अब ये क्या है मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो मैंने पैसेज को पूरा का पूरा यहाँ पे टाइप कर रखा है। आप जल्दी से उसको पढ़ लीजिए धीरे धीरे और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आता है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है।
सो ये क्या है, ये पैसेज गिविंग अप के डीपर मीनिंग पर फोकस करता है। नॉर्मली जब लोग कहते हैं कि वो कुछ छोड़ रहे हैं तो वो स्मोकिंग, अल्कोहल या अनहेल्थी हैबिट की बात करते हैं, लेकिन राइटर कहता है कि गिविंग अप सिर्फ ये नहीं होता, कभी कभी हम ज़िंदगी, उम्मीदें या खुद से भी गिव अप कर देते हैं। ये भी आप समझ रहे हो कि खाली ये सब चीज़ें छोड़ना नहीं होता, कभी कभी हम खुद से भी उम्मीदें जो होती है वो भी गिव अप कर देते हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ना एक सेक्रीफाइस होता है, अच्छी या बुरी हो सकती है ये। हर डिसीज़न के पीछे क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस करना का आइडिया होता है, ताकि हम कुछ और गेन कर सकें। जब हम कुछ छोड़ेंगे तभी तो हम कुछ गेन करेंगे। तो बेसिकली ये इसकी बात चल रही है इस पूरे पैसेज में। हम अपने आप से ये सवाल करते रहते हैं, मैं क्या छोड़ूं ताकि मैं वो पा सकूं जो मैं चाहता हूं। राइटर कहता है कि मॉडर्न सोसाइटी में हम हेल्थ, जो हमारा प्लानट है, या फिर इमोशनल पीस के नाम पर कई चीज़ें छोड़ने को कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर के जो हमारा डिस्पेयर है भी होता है। आजकल कई लोग सिर्फ अपनी नफ़रत और गुस्से के सहारे ज़िंदगी, जो हमारी जिंदा है, जो गुस्सा है किसी के अंदर या फिर किसी के अंदर नफ़रत बसी हुई है, तो वो बस उसी को कुरेद कुरेद के उसी में ज़िंदा जी रहे हैं अभी तक। तो कभी ना कभी हम बदला ले लें ये सब सोच के, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर नहीं, जैसे कि हम जिंदा है गुस्से वगैरह के बाद में, जैसे कि नीट्शे ने कहा था, विल टू नथिंग लेस एंड मैं सेक्रीफाइस या गिविंग अप एक क्या है, प्रिडिक्शन जैसा होता है। हम कुछ छोड़ के ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या है, कुछ उसका फ़ायदा मिलेगा। कभी कभी हम ये सोचते हैं। आगे, गिविंग अप सिर्फ एक बुरी आदत को छोड़ना नहीं होता, कभी कभी अपनी उम्मीद, खुशी या ज़िंदगी से भी होता है। हर सेक्रीफाइस एक चॉइस होती है जिसमें हम कुछ खोना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, पर क्या मिलेगा ये प्रिडिक्शन होती है कि मिले या ना मिले। तो ये सब इस पैसेज में पूरा का पूरा बताया गया है। सो क्वेश्चन 5 जो है, जो इस पैसेज से रिलेटेड है, पहला क्या है, इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग द मैनी फेसेस ऑफ गिविंग अप। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने टाइप के जो गिविंग अप है इसके अंदर बताया गया है। मैंने आपको 3-4 बार मतलब काफ़ी पढ़ के बता दिया, तो आप खुद भी बता सकते हैं। चलिए, पहला तो क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द मैनी फेसेस ऑफ गिविंग अप। पहले बताएंगे कि गिविंग अप होता क्या है, वो बताएंगे थोड़ा। फिर गिविंग अप हार्मफुल हैबिट्स, कि किस किस हैबिट्स को हम छोड़ सकते हैं, जो बताया गया था इसमें, अल्कोहल, स्मोकिंग, वो बताएंगे। गिविंग अप सरेंडर एंड डिस्पेयर, ये सब बताएंगे। इसका थर्ड क्या था हमारा, कल्चर एंड मोरल सेक्रीफाइस, क्या क्या हो सकता है, जैसे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हो सकती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो सकती है ये। फिर गिविंग अप एज अ एक्ट ऑफ बार्गेनिंग, कि कुछ पाएंगे तो क्या छोड़ें कि हम क्या पालें, ये सब। उसका क्या है, गिविंग अप ड्यू टू हेट्रेड एंड नेगेटिविटी, ये सब बताएंगे। फिर एग्जिस्टेंशियल गिविंग अप, ये क्या होता है ये बताएंगे, मीनिंग, रिलेशनशिप, डिज़ायर्स, लाइफस्टाइल, ये सब। फिर प्रेडिक्टिव एंड कैलकुलेटिव गिविंग अप, की वही हो जाएगा वो कि गिविंग अप कि हम क्या प्रेडिक्ट कर सकें, ये छोड़ें या फिर ये पाएँ, ये सब बताएंगे। एट दी एंड क्या करेंगे, हम कंक्लूजन करके इसको फिनिश कर देंगे। गिविंग अप एज अ माइनर और ह्यूमन नेचर, कि इंसान का नेचर ये कुछ पाना कुछ खोना। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो इस पैसेज से रिलेटेड 20 मार्क्स का है। समराइज पैसेज 3। अब इसमें क्या है, हम पूरे पैसेज को समराइज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। टाइटल होगा इसका, द मैनी मीनिंग ऑफ गिविंग अप। हमने खुद से दे दिया है, अगर आप चाहो तो खुद भी दे सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे। फिर 2 फेसेस ऑफ गिविंग अप, होप एंड डिस्पेयर, उसके बाद इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर सेक्रीफाइस एज अ कल्चरल एक्सपेक्टेशन, वो बताएंगे वो क्या होता है। फिर बताएंगे द रोल ऑफ चॉइस एंड बार्गेनिंग, कि क्या आपकी चॉइस है, क्या आपकी बार्गेनिंग है, ये बताया है इसके अंदर। इमोशनल कॉस्ट एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बताएंगे इसके अंदर। सेक्रीफाइस एज अ प्रेडिक्शन, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूजन करके हम इसको समराइज फिनिश कर देंगे। अब जो हमारा 10th क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पैसेज 3 से ही है, लेकिन इसके जो सेकंड पार्ट है वो, उसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है, वो बताऊंगी आगे लास्ट में। पहले ये आराम कर लेते हैं। क्रिएट डायलॉग बिटवीन योर फ्रेंड एंड योर सेल्फ, शेयरिंग डिटेल्स ऑफ बैड हैबिट दैट यू गेव अप रिसेंटली, राइट 15 टर्न्स ऑफ डायलॉग। अभी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, पहले यही कर लेना।
देखो पैसे सीरीज आता है, ये सब क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना पहले। इसमें क्या है 15 डायलॉग्स लिखने हैं आपको, जिसके अंदर आपका फ्रेंड और आप हो जो बात कर रहे हैं कि आपने रिसेंटली कोई बैड हैबिट को क्विट कर दिया है उसके बारे में। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप उसको डिटेल में पढ़ लेना। पूरा भी नहीं पढ़ पाऊँगी वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी। ये हमारा क्या है आर्टिकल के लिए, अब इसको ध्यान से देख के कर लेना है। फिर है MLA में कुछ ज़रूरी बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है आपके लिए। क्या है पहला, बुक का टाइटल इटैलिक होना चाहिए, कि जो हम टाइटल डाल रहे हैं बुक का वो कैसा होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। आर्टिकल या वेब पेज का जो टाइटल होगा वो कोटेशन मार्क्स जैसे ये वाला जो हमारा डबल वाला मार्क्स होता है उसमें होना चाहिए। और पूरा सोर्स एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग लिख रहे हो तो वो हमारा नंबर कट कर देगा। हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है फुल स्टॉप लगता है, ये सबको अपने ध्यान में रखना है। बस ये हमारा पेपर हो चुका है कंप्लीट। इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन करके मैं डाल दूँगी। सो ये हमारा पेपर हो गया है सॉल्व। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।